Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CM हर्ष सोलपुरा। तो अभी तक हमने F5 बीकॉम के अंदर ब्रांच अकाउंटिंग स्टार्ट किया है। ब्रांच अकाउंट्स के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था 3 मेथड है, लेकिन उसके अंदर से 2 मेथड जो इम्पोर्टेंट वाली है जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में मैं थर्ड मेथड करवाऊंगा। तो सबसे पहले एक सम हमने किया था जिसके अंदर हमने 2 मेथड की थी। कौन सी 2 मेथड की थी? ब्रांच डेटर्स मेथड किया था एंड सेकंड किया था हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, मतलब फाइनल अकाउंट वाला मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सम है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज एक्स्ट्रा है जो मुझे एक समझानी है। तो ये सम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपको ये सम के अंदर। कई बार क्या होता है कि अगर कई बार क्या होता है कि अगर सिर्फ ये एचओ जो है, एचओ, ठीक है, एचओ जो है, जस्ट सेकेंड, ये एचओ जो है वो अपने ब्रांच को गुड्स भेजता है, ठीक है। अब एचओ को कई बार 100 रुपए में कॉस्ट होता है, सपोज गुड्स का। एचओ ने कोई गुड्स परचेज किया 100 रुपए में, ठीक है। अब मैं एचओ हेड ऑफिस हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं अपनी ब्रांच को मैं सारा पैसा नहीं बता दूंगा कि मेरे को कितना खर्चा हो रहा है। ये सारी चीज कई बार ऐसा होता है कि हेड ऑफिस क्या करती है कि अपना खर्चा नहीं दिखाती अपनी ब्रांच को, ठीक है। तो वो क्या करते हैं हेड ऑफिस, ये कॉस्ट के अंदर अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। सपोज 20 रुपए अपना प्रॉफिट, प्रॉफिट को यहाँ पे क्या नाम लिया जाएगा? लोडिंग। तो वो लोग क्या करेंगे, 20 रुपए ऐड करके वो ब्रांच को बोलेंगे कि ये लो, आप ये गुड्स है 120 रुपए का है। उनको वो इनवॉइस बना के दे देंगे। क्या? इनवॉइस बना के दे देंगे कि ये 120 रुपए का गुड्स है, ये आप 120 रुपए में बेच देना मार्केट में, या 120 से ऊपर भी बेच दोगे तो चलेगा, पर ये गुड्स 120 का ही है। ऐसा करके उनको दे देंगे, उनको बोलेंगे इतने में बेच देना, आपको जैसे भी बेचना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या? एचओ ने गुड्स भेजा, एचओ ने जब गुड्स भेजा, गुड्स सेंड किया, तो 120 रुपए का किया, है कि नहीं? तो यहाँ पे होगा क्या? एक्चुअली तो गुड्स, ये तो इनवॉइस प्राइस है, कॉस्ट कितना है? 100 रुपए है कि नहीं? तो अब जब हम गुड्स भेजते हैं ना, तो ऐसा बोला जाता है कि जब गुड्स आप एचओ अगर ब्रांच को कोई गुड्स भेजता है तो वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर भेजेगा ना, तो वहां पे एंट्री भी जो होगी ब्रांच अकाउंट में वो भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही होगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो लोडिंग का फिगर है ना, जो ये जो लोडिंग है ना बीच में, दैट इज 20 रुपीज का जो लोडिंग है, जो भी ये लोडिंग है, वो लोडिंग के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज आप जब करते हो ब्रांच अकाउंट बनाते हो, तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे आप लिखते हो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। हम यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे कि भाई ब्रांच को हमने गुड्स भेजा, कितने रुपए का भेजा? हम तो इनवॉइस प्राइस लिखेंगे कि 120 का भेजा। अब हमें पता है कि ये गुड्स तो 100 रुपए का है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस हो, तो जो भी डिफरेंस है उससे आपको सेम उल्टी एंट्री करनी है। क्या? रिवर्स एंट्री करनी है। तो अब दूसरी एंट्री आपको क्या करनी है? यही ट्रांजेक्शन की यहाँ पे क्रेडिट साइड पे करना है, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना है इनवॉइस प्राइस की जगह पे लोडिंग। ये लोडिंग है, यहाँ पे 20 रुपए मैंने लिख दिए। अब देखो, 120 रुपए डेबिट, 20 रुपए क्रेडिट, तो 100 रुपए डेबिट हो गए ना। दैट्स इट, ये आपको समझना था, ठीक है। तो जहां जहां पे स्टॉक के रिलेटेड जो भी मैं चीज बोल रहा हूं, याद रख लेना। जब कभी भी कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस में डिफरेंस हो, कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस के अंदर डिफरेंस आएगा, तो जहां जहां पे गुड्स के रिलेटेड आपके ट्रांजेक्शन होंगे वहां पे लोडिंग आएगा, ठीक है। जहां जहां पे गुड्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे एचओ और ब्रांच के बीच में, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है, एचओ और ब्रांच के बीच में जहां जहां पे गुड्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोडिंग की एंट्री आएगी। तो कहाँ पे होते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन? ओपनिंग स्टॉक में होता है, बहुत ऑब्वियस है। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक जो ब्रांच के पास पड़ा होगा वो इनवॉइस प्राइस पे पड़ा होगा, तो उसके लिए लोडिंग की एंट्री करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट पे लिखते हैं तो उसके लोडिंग क्रेडिट पे लिख देंगे, बाय ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व अकाउंट लिख देंगे, सिंपल है। फिर दूसरा आता है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया। एंड तीसरा आता है क्लोजिंग स्टॉक।
सिंपल है। जब गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न होगा तो उसके लिए भी हमें एक रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। रिटर्न होगा तो ब्रांच जब गुड्स सेंड रिटर्न करेगी तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, वो इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे, क्योंकि ब्रांच जब हमें रिटर्न करेगा तो वो हमें इनवॉइस प्राइस पे रिटर्न करेगा, तो उसको भी कॉस्ट पे लाने के लिए उसकी रिवर्स एंट्री जो भी इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट के बीच में होगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे बता देता हूँ कि हर बारी इनवॉइस प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, अगर आपको बोल दे कि ब्रांच एचओ जो है, एचओ सेंड कर रहा है गुड्स ब्रांच को, एचओ गुड्स सेंड कर रहा है किसको, ब्रांच को, बाय एडिंग, बाय एडिंग 20% ऑन कॉस्ट, ऐसा बोलेंगे। ऑन कॉस्ट क्या बोलेंगे, अगर ऑन कॉस्ट बोले, अगर क्या बोले, ऑन कॉस्ट बोले तो आपको कॉस्ट को 100 अज्यूम करना है हमेशा। लोडिंग मतलब प्रॉफिट इन द सेंस लोडिंग 20 एंड इनवॉइस प्राइस 120 हो जाएगा, ठीक है। जब ये सेंटेंस यूज करे, ऑन कॉस्ट बोले तो कॉस्ट के ऊपर 20, लेकिन जब यही सेंटेंस ऐसे यूज करें कि एचओ जो है गुड सेंड कर रहा है ब्रांच को बाय एडिंग 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, अगर इनवॉइस प्राइस के ऊपर बोले तो इन दैट सिनारियो आपको इनवॉइस प्राइस को, जिस चीज के ऊपर आपको परसेंटेज बोला हो उसको आपको 100 एज्यूम करना है, तो इनवॉइस प्राइस वुड बी 100, आपका लोडिंग जो है दैट वुड बी 20 एंड आपका कॉस्ट जो है कॉस्ट वुड बी 80, कॉस्ट वुड बी 80, दैट्स इट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है, ये प्रपोर्शन के लिए बहुत ही काम आने वाली है, ये मैं सब में करवाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ एग्जामिनेशन का सम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम जब सम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट सम भी करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन के रिलेटेड बहुत ही इजीली आपको याद रह जाए और अच्छे से आपको मतलब समझ ही आ जाए, ठीक है। तो ये सम कभी मत छोड़ना, ये सेम सम पूछते हैं, ऐसा ही सम पूछते हैं, कॉम्पैक्ट सम, ठीक है। तो मैं इसी से आगे बढ़ता हूँ। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले आई होप सो दिख रहा है सबको, सबसे पहले सम पढ़ लेते हैं। क्या बोला है उन्होंने, मोदी ब्रदर्स हैज अ ब्रांच इन पार्डी, पार्डी में ब्रांच अकाउंट है, ठीक है। द हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट एन इनवॉइस प्राइस बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 25% ऐड कर रहे हैं वो लोग, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज आपको रेशियो लिख देता हूं आपको। उन्होंने बोला है कॉस्ट के ऊपर, तो मैं कॉस्ट को 100 ले लूंगा, उन्होंने कॉस्ट के ऊपर ऐड किया है ना प्रॉफिट, कॉस्ट लोडिंग ऐड कर दूंगा, उसके अंदर 25% है ना, तो 25, तो 125 वुड बी देयर इनवॉइस प्राइस। सिंपल है, ये चीज उन्होंने बोली है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है द हेड ऑफिस पे सेंड, हेड ऑफिस, द हेड ऑफिस, सॉरी, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, ठीक है। द हेड ऑफिस सेंड्स पेटी कैश टू द ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस, जब पेटी कैश के छोटे मोटे खर्चे करने के लिए पेटी कैश भेजता है। The cash collected by branch is credited in the account of head office daily. After considering the following information, prepare branch account, branch trading account and profit and loss account. ये तो मैंने बताया था ऑलरेडी। ब्रांच अकाउंट मतलब डेटर्स मेथड, ब्रांच अकाउंट मतलब डेटर्स मेथड, एंड ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट वाली मेथड, ठीक है। दोनों मेथड अलग है, हमें दोनों को, दोनों से आंसर दिखाना है, बना देना है। तो सबसे पहले मैं ब्रांच अकाउंट वाला बनाऊंगा। अब क्वेश्चन देख के मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ब्रांच अकाउंट, ब्रांच जो डेटर्स मेथड है, ब्रांच अकाउंट में कौन से अकाउंट बनते हैं, तो ब्रांच अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, वो तो सिंपल है। ब्रांच अकाउंट के साथ साथ बनेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अगर आपके पास क्रेडिट सेल है तो डेटर्स है क्या, पहले देख लो। ओपनिंग में जो जो चीजें दी है ना उसके अकाउंट्स नॉर्मली बनते हैं। क्या बोल रहा हूँ, ओपनिंग में जो जो चीजें दी है उसके अकाउंट नॉर्मली बनते हैं। तो देखो ब्रांच, यहाँ पे क्या करना है, स्टॉक, तो स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। डेटर्स का अकाउंट, ठीक है, डेटर्स का अकाउंट बनेगा। फर्नीचर का अकाउंट, यस फर्नीचर का अकाउंट बनेगा। पेटी कैश का अकाउंट, यस पेटी कैश का अकाउंट बनेगा। प्रीपेड रेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको तो सिर्फ एडजस्ट ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इतने अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ओके। तो डन, मैंने बना के रखे ऑलरेडी, आपको एग्जामिनेशन में देख लेना है। मोस्ट प्रोबेबली ये 4 ही अकाउंट बनाने को होंगे, आपको ज्यादा अकाउंट बनाने को नहीं होंगे। तो मैंने बना दिया है, ब्रांच अकाउंट बनाया है, देख लो ब्रांच अकाउंट बनाया। फिर उसके बाद मैंने ब्रांच डेटर अकाउंट भी बनाया है, फिर इसके बाद मैंने ब्रांच पेटी कैश अकाउंट बनाया है, फिर उसके बाद मैंने ब्रांच फर्नीचर अकाउंट बनाया है। आई होप सो आई एम क्लियर टू यू। मैं क्या करूंगा, एक एक चीज ऊपर से पढ़ते जाऊंगा, एक एक चीज ऊपर से पढ़ते जाऊंगा और उसकी इफेक्ट देते जाऊंगा, और कुछ नहीं करने वाला मैं, एक्स्ट्रा कुछ करने वाला नहीं हूं। जो मैंने पहले सिखाया है मैं वही चीज करूंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस, मैंने आपको हमेशा बताया कि ओपनिंग बैलेंसेस हमें लिखने होते हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं डेबिट साइड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेबिट साइड के ऊपर टू ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। या आपके आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी भी एसेट्स है यहाँ पे लिख दो भाई। स्टॉक, डेटर्स, जो भी है वो लिख दो। स्टॉक्स 1,37,500, फिर डेटर्स 65,000, फर्नीचर, जो भी चीजें है ना एसेट मैंने बोला था वो लिख दो सीधा। जो अमाउंट दिया है 18,000, पेटी कैश 1,750, प्रीपेड रेंट 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सॉरी प्रीपेड रेंट है वो हमारी एसेट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमारी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी है, तो मैंने बोला था लायबिलिटी का हमें क्रेडिट साइड लिखना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए लिखी आउटस्टैंडिंग सैलरी? दैट वुड बी 3,000। डन है, ये आपने लिख दिया। सबसे पहले एक काम करो, जब भी स्टॉक लिखा है तो वहां पे इनवॉइस प्राइस उन्होंने ही मेंशन किया है, देख लो इनवॉइस प्राइस है। तो जहां पे भी स्टॉक में इनवॉइस प्राइस दिखे मतलब वहां पे लोडिंग करना है। लोडिंग की एंट्री क्या होगी? मैंने बोला था रिवर्स कर देना। तो डेबिट पे लिखा है ना स्टॉक, तो उसको क्रेडिट पे लिख दो, सीधा क्रेडिट पे लिख दो बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। सिंपल इतना ही लिखना है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कैसे करना है ब्रैकेट में आपको बना के दे रहा हूं, देखो। अगर ना समझ आता तो यहाँ पे देख लो। इनवॉइस प्राइस के सामने, इनवॉइस प्राइस के सामने 137,500 लिख दो, है ना। इनवॉइस प्राइस हमारा प्रपोर्शन आ गया ना, तो सब कुछ सिंपल। हमें लोडिंग चाहिए तो लोडिंग के सामने कितना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिख देता हूँ 1,37,500 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 25 के साथ, डिवाइड बाय 125 करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे लोडिंग मिल जाएगा। तो कर लेते हैं 1,37,500 इंटू 25 डिवाइड बाय 125 अगर मैं करूं तो कितना आ रहा है? 27,500 रुपए। तो 27,500 वुड बी माई लोडिंग। सिंपल है, कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जितने जितने अकाउंट आपने बनाया है उसकी उसकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे रिस्पेक्टिवली आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। आपने डेटर का अकाउंट बनाया है, यस, तो डेटर के डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर का जितना भी बैलेंस है 65,000, बहुत जरूरी है लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। फिर पेटी कैश, फर्नीचर का डेबिट साइड है बैलेंस, हाँ फर्नीचर की डेबिट पे लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट वुड बी 18,000, है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट वुड बी 18,000। पेटी कैश है, पेटी कैश के डेबिट पे लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देख लो पेटी कैश का भी ओपनिंग बैलेंस है ना, ये रहा पेटी कैश 1,750, तो 1,750 लिख दो। मैंने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जितने जितने मैंने अकाउंट बनाए थे उसके लिखे और कुछ नहीं किया ज्यादा, इतना ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, जो जो चीजें उन्होंने दी थी इतने की मैंने एंट्री कर दी, देख लो। आगे बढ़ते हैं, अब ट्रांजेक्शन, जो जो ट्रांजेक्शन उन्होंने किया है ना उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है? गुड्स सेंड टू ब्रांच, 12 लाख का गुड्स सेंड किया। गुड्स सेंड करते तो कहाँ पे लिखते हैं? ब्रांच की डेबिट पे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। भाई लिख देते हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यहाँ पे लिख दो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रैकेट में इनवॉइस प्राइस लिखना मत भूलना, 12 लाख रुपए। जैसे ही गुड्स का ट्रांजेक्शन है और इनवॉइस प्राइस दिखा, रिवर्स एंट्री कर दो। रिवर्स एंट्री मतलब सीधा क्रेडिट साइड पे चले जाओ, सेम अकाउंट लिख दो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट लोडिंग। क्यों ये लोडिंग? क्योंकि इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस है, सिंपल है। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। क्या करूंगा यहाँ पे भी? देखो ये 125 के सामने मैं 12 लाख लिख दूंगा। अब ये 125 के सामने क्या लिख दूंगा? 12 लाख रुपए लिख दूंगा, 12 लाख रुपीज। तो 25 के सामने कितना? तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125, दैट वुड बी 2,40,000 रुपीज। यहाँ पे लिख देता हूँ 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125, दैट वुड बी 2,40,000 रुपीज। हो गया लोडिंग का, ठीक है, लोडिंग हो गया। फिर उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच जब गुड्स रिटर्न करती है एचओ को, तो हम क्या करते हैं? एंट्री ब्रांच को क्रेडिट करते हैं और गुड्स सेंड टू ब्रांच को डेबिट करते हैं। रिटर्न की बात कर रहा हूँ, गुड्स सेंड करते हैं तो डेबिट पे लिखते हैं, और गुड्स रिटर्न आता है तो हम क्रेडिट पे लिखते हैं। तो यहाँ पे वही अकाउंट लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट
यहाँ पे भी मैं इनवॉइस प्राइस लिख दूंगा कि भाई 18,000 का गुड्स उन्होंने रिटर्न किया। इनवॉइस प्राइस दिखा और गुड्स दिखा, मतलब लोडिंग लिखना है। तो डेबिट साइड पे आ जाओ, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, दैट वुड बी लोडिंग। लोडिंग कितना होगा? 18,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, दैट वुड बी 3,600 रुपीज। कैसे किया मैंने? यहाँ पे इनवॉइस प्राइस जो 12 लाख लिखी है ना मैंने, उसकी जगह पे 18,000 लिख दिया। 18,000 के अंदर 25 डिवाइड बाई 125 कर दूंगा तो मुझे लोडिंग मिल जाएगा। सिंपल है। चलो, अब लिखा है पेटी कैश सेंट टू ब्रांच। पेटी कैश मतलब कैश भेजे ना, कैश भेजे। ठीक है, तो ब्रांच की डेबिट पे लिख दो टू पेटी कैश सेंट। कितना पेटी कैश आपने सेंट लिखा? 2750। जैसे ही पेटी कैश आपने सेंट लिखा तो पेटी कैश की डेबिट पे भी लिखो, पेटी कैश की डेबिट पे भी लिखो, पेटी कैश की डेबिट पे टू कैश सेंट अकाउंट। कितने रुपए आपने भेजे? 2750। डन, 2750। अब उन्होंने बोला है कि पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है कि 3750 का पेटी एक्सपेंस उन्होंने किया। अब पेटी कैश का जो एक्सपेंडिचर होता है ना, उसकी एंट्री ब्रांच अकाउंट में नहीं करनी है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आते हैं जो एचओ और ब्रांच के बीच में हो रहे हैं। ये तो ब्रांच ने किसी और को पैसे दिए, तो हमेशा डेटर्स मेथड में ब्रांच के पेटी कैश का एक्सपेंडिचर जो होगा वो सिर्फ पेटी कैश के एक्सपेंडिचर में ही उसकी एंट्री जाएगी, पेटी कैश के अकाउंट में ही जाएगी। यहाँ पे लिख दो क्रेडिट साइड पे बाय एक्सपेंसेस अकाउंट। सिंपल एक ही एंट्री करनी है हमें कि भाई 3750 का मैंने खर्चा किया, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, वो डेटर में नहीं लिखना है, डेटर्स मेथड। ये मैंने बताया भी था, आई गेस इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि आपको जब भी डेटर्स मेथड आप कर रहे हो और पेटी कैश मेथड आप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा क्रेडिट पे ही लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं, उन्होंने बोला है कैश सेल्स। कैश सेल्स किया कितना है भाई? 6,20,000। मैंने बताया था कैश सेल्स जब भी करते हो तो कैश सेल्स करने के बाद सीधा ब्रांच को, एचओ को पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो एचओ को पैसे मिलते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट करते हैं, तो ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। और नीचे लिख देंगे, मैंने बोला था तीन चीज आएगी, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर एंड बैड डेट रिकवर आएगा। ये तीन चीज मिलती है। कैश सेल्स लिख दूं भाई? कैश सेल्स 6,20,000 लिख दो। मैंने तीन चीज लिखी है तो इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 6,20,000। कैश सेल्स की एक ही एंट्री हुई, दैट्स इट, खत्म हो गया। फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के पास से कैश रिसीव हुआ, डेटर के पास से कैश रिसीव हुआ, तो ये रहा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, 4,50,000 लिख दूं यहाँ पे। अब जैसे ही डेटर के पास से कैश रिसीव हुआ ना, डेटर के रिलेटेड ट्रांजेक्शन, डेटर अकाउंट बनाया है, वहां पे चले जाओ, वहां पे चले जाओ और वहां पे एंट्री करनी है। कितनी? आपने कैश मिला आपको और डेटर ने पैसे पे किए तो कैश टू डेटर एंट्री होती है, तो डेटर की क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय कैश अकाउंट। जितने भी पैसे आपको मिले हैं वो सीधा 4,50,000 आपको लिख देना है और कुछ नहीं करना कि भाई इतना पैसा मुझे मिल गया। फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला है? गुड्स रिटर्न बाय डेटर। गुड्स रिटर्न मतलब क्या? डेटर ने रिटर्न किया तो इसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं ना। डेटर ने गुड्स रिटर्न किए, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जब कभी भी डेटर अगर गुड्स रिटर्न कर रहा है तो ये ट्रांजेक्शन ब्रांच और डेटर के बीच में हो रहा है, एचओ और ब्रांच के बीच में नहीं हो रहा है। तो जब कभी भी सेल्स रिटर्न हो, जब कभी भी सेल्स रिटर्न हो तो सिर्फ डेटर अकाउंट में एंट्री आएगी, डेटर्स मेथड में। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ऐसी एंट्री होती है ना। तो सेल्स रिटर्न लिख देता हूँ 12,000 यहाँ पे। अभी भी बोल रहा हूँ, सेल्स रिटर्न की एंट्री सिर्फ और सिर्फ डेटर अकाउंट में ही होगी, वो ब्रांच अकाउंट में नहीं होगी, ये याद रख लेना। डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं किसको? डेटर को। ये भी एंट्री सिर्फ और सिर्फ डेटर अकाउंट में ही होगी, ब्रांच अकाउंट में नहीं होगी। तो ये चीज भी यहाँ पे लिख दो बाय डिस्काउंट अलाउड। ये क्यों नहीं हो रही है आपको लॉजिक भी बता देता हूँ। ये सारे ट्रांजेक्शन जो है, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउ किया, ये ब्रांच और डेटर के बीच में हो रहा है, एचओ इसमें कुछ नहीं कर रहा है, इसी वजह से मैंने सिर्फ डेटर में लिखूंगा। सिंपल है। बैड डेट, बैड डेट की भी एंट्री क्या करते हैं? बैड डेट टू डेटर, इसी वजह से ये बैड डेट की भी एंट्री सिर्फ और सिर्फ डेटर के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो डेटर अकाउंट में ही आएंगे, ब्रांच में नहीं लिखना। सिंपल है, ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखना। तो बाय बैड डेट लिख देते हैं, बाय बैड डेट अकाउंट। सिंपल है, कितने रुपए? 3,350। ठीक है, डन।
अब फर्नीचर सेंड टू ब्रांच 36,000 रुपए का फर्नीचर सेंड किया, मतलब एचओ ने सेंड किया फर्नीचर, तो ब्रांच के पास फर्नीचर आया ना, तो ब्रांच के पास कोई चीज आती है तो डेबिट करते हैं हम लोग, सिंपल है। तो यहाँ पे टू फर्नीचर सेंट अकाउंट, कितने रुपए का फर्नीचर भेजा, 36,000 रुपए का। ओके, फर्नीचर आया ना, तो फर्नीचर अकाउंट में जाओ, सीधा लिखो टू फर्नीचर रिसीव्ड अकाउंट, कितने रुपए, 36,000 रुपए का फर्नीचर आया, ब्रांच के पास 36,000 रुपए का फर्नीचर आया। ठीक है भाई, लिख दिया हमने 39। ये डेट देखना, इसका जब भी हम डेप्रीसिएशन करेंगे तो वो इसके हिसाब से करेंगे, डेट के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, एचओ ने इतने इतने एक्सपेंडिचर पे किए हैं। ठीक है, जितने जितने एक्सपेंडिचर एचओ ने पे किए हैं वो सारे लिख देते हैं। ओके, जितने जितने एक्सपेंडिचर पे किए, एचओ पे करेगा मतलब एचओ कैश देगा ब्रांच को, तो एचओ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे हम लोग, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी खर्चे होंगे वो सारे लिखने पड़ेंगे हमें। ठीक है, सेकेंड, जितने भी खर्चे होंगे सारे लिखने पड़ेंगे, लिख देते हैं। जितने खर्चे जैसा भी है, जितने भी खर्चे सारे लिख दो। वेजेस 8,000, फिर उसके बाद सैलरी जो उन्होंने बोला है, जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, 20,000। रेंट 14,000। इंश्योरेंस 7,200। ठीक है, ये सारे खर्चे आपने दिए, इतना कैश आपने भेजा होगा एक्सपेंस करने के लिए, एचओ ने इतना कैश ब्रांच को भेजा होगा। ठीक है, तो 8,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 7,200, दैट वुड बी 49,200, इतने पैसे आपने भेजे होंगे। ये सारे पैसे आपने भेजे होंगे अपनी ब्रांच को, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद बोला है बैलेंसेस, अब ये क्लोजिंग बैलेंस पे आ गए कि कितनी कितनी चीज का क्लोजिंग बैलेंस क्या क्या था। ठीक है, क्लोजिंग है ना, तो लिख देते हैं। एसेट का क्लोजिंग, एसेट का ओपनिंग डेबिट पे लिखते हो तो एसेट का क्लोजिंग क्रेडिट पे लिखेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्टॉक, स्टॉक है इनवॉइस प्राइस के ऊपर, देखो भाई इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, स्टॉक रिजर्व लिखना पड़ेगा ऑपोजिट साइड के ऊपर, तो लिख देते हैं यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे, 122,500 जो इनवॉइस प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125। आई होप सो यूर आई एम क्लियर विथ इट। तो लिखेंगे 24,500 रुपए, ये जो स्टॉक का रिजर्व था वो मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद डेटर्स का बैलेंस है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने दे दिया, तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा लिख दो उसकी क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितने रुपए आएगा। उन्होंने बोल दिया है कि 52,500 रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 52,500 लिख दो। अब ये डेटर का अकाउंट क्लोज कर दो, और कोई चीज आने वाली नहीं है, आप डेटर में और कोई चीज नहीं आने वाली, तो आपको क्या करना है, इसका क्लोज करके यहाँ पे आपको क्रेडिट सेल मिल जाएगा। 4,50,000 प्लस 12,000 प्लस 4,250 प्लस 3,350 प्लस 52,500, that would be 5,22,100। 522,100 उसमें से माइनस कर दो 65,000, दैट वुड बी 4,57,100। ये क्या किया मैंने, 4,57,100 जो भी आया वो क्या है, वो हमारा क्रेडिट सेल है, टू क्रेडिट सेल्स, क्योंकि डेटर के अकाउंट में डेबिट साइड पे अगर कुछ बैलेंस बचा तो वो क्या मानते हैं, हम क्रेडिट सेल ही मानते हैं ना। तो ये सारी चीज हमने एंट्री की, एंट्री के हिसाब से ये हमें मिला। ठीक है, ओके, डेटर्स के बाद उन्होंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या, लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी का क्लोजिंग हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ओपनिंग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो उसका क्लोजिंग डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 2,400। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ अब यहाँ पे। डेटर का अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया, उन्होंने जितनी भी चीजें बोली थी वो मैंने सारी कर दी। नीचे थोड़े से एडजस्टमेंट है, पहले देख लेते हैं क्या बोला है उन्होंने बोला है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है। उन्होंने बोला है, जस्ट अ सेकेंड, उन्होंने ये बोला है कि ऑन 15/3/2018
गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इनवॉइस प्राइस ₹20,000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 100% क्लेम ऑन 31/3/2018। मतलब क्या, 15/3 को गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, पूरा का पूरा क्लेम आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा क्लेम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको, जब आपको ऐसा बोले कि पूरा का पूरा क्लेम आपको मिल जाएगा, तो हम करते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी के पास से पैसे लेने आपको। तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा आपको क्या करेगी, कॉस्ट के ऊपर ही आपको पैसे देगी। तो ये तो इनवॉइस प्राइस होगा 20,000 जो होगा, वो उन्होंने बोल दिया इनवॉइस प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस हमें क्या लिख देना है, क्लोजिंग साइड पे इंश्योरेंस कंपनी लिख देना है एसेट में। क्लोजिंग मतलब यहाँ पे हमें एसेट लिख देना है, जब कभी भी ऐसा हो तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी लिख देना है। आपको क्या करना है, ये इनवॉइस प्राइस जो 20,000 है उसका कॉस्ट लेके आ। तो कॉस्ट कैसे लेके आ सकते हैं, 20,000 रुपए इनवॉइस प्राइस था, उसका कॉस्ट 100/125 कर देंगे तो आ जाएगा ना। 100/125, 100 कॉस्ट था, 25 लोडिंग था और 125 इनवॉइस प्राइस था, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 125, दैट वुड बी 16,000। मतलब 16,000 रुपए हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास से लेने हैं, वो हमारी एसेट है ना, इसी वजह से मैंने एसेट साइड पे लिख दिया। सिंपल है, ये कर दिया। फिर उसके बाद इसके अलावा और कोई चीज नहीं करनी है यहाँ पे, और कोई चीज करने की जरूरत नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला है प्रोवाइड डेप्रीशिएशन। उन्होंने बोला है, देखो, उन्होंने बोला है कि प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम। डेप्रीशिएशन कर रहा है, ठीक है, तो डेप्रीशिएशन करते हैं। डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट पे बाय डेप्रीशिएशन लिखते हैं हम लोग, है बाय डेप्रीशिएशन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, 18,000 रुपए का जो फर्नीचर था उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा। 18,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, क्योंकि 10% उन्होंने बोला है, तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन इसका तो 1,800 रुपए आएगा। लेकिन दूसरा जो 36,000 वाला हमने भेजा है, ये वाला, उसके ऊपर कितने महीने का डेप्रीशिएशन आएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। कब भेजा, 39/2017, 39/2017 को भेजा। तो 9th मंथ मतलब सितंबर मंथ खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा। 6 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा, तो 36,000 इंटू 10% इंटू इंटू 6/12, दैट वुड बी अगेन 1,800। 3,600 रुपीज का डेप्रीशिएशन टोटल आएगा। एंड जैसे ही डेप्रीशिएशन निकल जाए आपको क्या कर देना है, उसका क्लोजिंग निकाल देना, 18,000 प्लस 36, दैट इज 54,000। 54,000 में से 3,600 माइनस कर दो, आपको 50,400 रुपीज का बैलेंस मिलेगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो भी ये बैलेंस आया वो सीधा सीधा कहां पे लिख दो, फर्नीचर एसेट में। एसेट कहां पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर, दैट इज 50,400। सिंपल है, फर्नीचर में क्या करना है, फर्नीचर जो ओपनिंग था वो लिखा, हाँ जी भाई ओपनिंग लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद फर्नीचर ओपनिंग जो मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद जो फर्नीचर मैंने भेजा वो लिखा 36,000, फिर उसके बाद मैंने उसका क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, तो अल्टीमेटली डेप्रीशिएशन तो शो हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, सारी चीजें मैंने कंसिडर कर ली, सारी चीजें मैंने कंसिडर कर ली, लेकिन एक चीज बाकी रह गई है। एक चीज क्या बाकी है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है पर समझने की कोशिश कर। हमने कितने पैसे भेजे थे, 49,200 रुपीज भेजे थे, है कि नहीं। 49,200 रुपीज हमने भेजे थे, है ना, एक्सपेंसेस पेड बाय। तो हमने 49,200 रुपीज अगर भेजे थे, तो कुछ ना कुछ पैसे तो हमारे बचे होंगे अभी भी। अभी भी कुछ ना कुछ तो पैसे बचे होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ पैसे ना बचे हो, या ऐसा हो जाए कि कुछ पैसे बचाने की जरूरत है, तो वो भी अमाउंट हमें कर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले कैश का देख लेते हैं, पर कैश में तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा लॉजिकली थोड़ा हार्ड सम है, इट्स ओके, बट जो जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, एक सम ये आ गया तो सारा सम आ जाएंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, उन्होंने क्या बोला था, हमने कौन सी चीज पे की ना वो देखना है। वेजिस पे किया, सैलरी पे की, ठीक है, सैलरी में आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, कोई इशू नहीं, वो आउटस्टैंडिंग मैंने लिख दिया है, देख लो 2,400 रुपए। रेंट हमने पे किया, रेंट में कुछ आउटस्टैंडिंग है ऐसा दिया है, नहीं दिया, पर इंश्योरेंस में ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट देते तो वो हिडन एडजस्टमेंट हो जाता है, आई नो, ठीक है, आपको भी पता है। तो ये 7,200 क्या है, 7,200 उन्होंने बोला है कि 36/2018 को ये खत्म हो रहा है, आपका जो पीरियड है वो रेंट का पीरियड जो है ना, वो इंश्योरेंस का पीरियड 36/2018 को खत्म हो रहा है, मतलब 3 महीने का एडवांस में आपने दे दी। अगर आप प्रीपेड इंश्योरेंस करते हो तो आपकी एसेट बन जाती है,
तो एसेट जो बन जाती है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट है, तो एसेट के क्लोजिंग में लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस 7,200। ये 12 महीने का होगा। ये 7,200 ये आपने 12 महीने का पे किया होगा, तो उसमें से 3 महीने का क्या होगा, आपने एडवांस में पे किया है। ठीक है, तो एडवांस में अगर आपने पे किया है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 12 × 3। डन। तो 7,200 डिवाइडेड बाई 12 × 3, दैट वुड बी 1,800। तो 1,800 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा। इतनी चीजें आपको करनी है जो हमने ब्रांच, देखो अब एक और चीज है, हमने डेटर अकाउंट क्लोज कर दिया, फर्नीचर अकाउंट क्लोज कर दिया, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट भी आपको क्लोज करना है। उसका जो भी बैलेंस आए वो एसेट साइड पे लिख देना है। 1750 प्लस 2750, दैट वुड बी 4,500। 4,500 में से आपको माइनस कर देना 3,750, दैट वुड बी 750। ये आपका बाई बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। ये पेटी कैश का जो भी बैलेंस है आपको कहाँ पे लिख देना है, एसेट साइड पे लिख देना है, पेटी कैश, दैट इज 750। डन। सारी चीजें हमने कंसिडर कर दी। देखो पेटी कैश की मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया, जो जो अकाउंट से सब कुछ क्लोज कर दिया। चलो प्रॉफिट निकाल देते हैं भाई। अल्टीमेटली कितना है, 3,000 प्लस 27,500 प्लस 2,40,000 प्लस 18,000 प्लस 1,22,500 प्लस 52,500 प्लस 16,000 प्लस 50,400 प्लस 1,800 प्लस 750, दैट इज 5,32,450। क्रेडिट साइड का ये टोटल है 5,32,450। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको क्या लिखते हैं, टू जनरल P&L अकाउंट। ठीक है, चलो वो लिखते हैं, माइनस करते हैं पहले। तो 5,32,450 में से सारी चीज माइनस करता हूँ। 1,37,500 माइनस 65,000 माइनस 18,000 माइनस 1,750 माइनस 6,000 माइनस 12 लाख माइनस, सॉरी 12 लाख आ गया, दैट्स इट। क्रेडिट सेल, सॉरी ये टोटल में रह गया, सॉरी सॉरी जस्ट अ मिस्टेक, सॉरी। 5,32,500 ये आउटर कॉलम में लिखना रह गया था, कैश 6,20,000 प्लस 4,50,000, दैट इज ये 10,70,000 यहाँ पे लिखना रह गया था। तो वो टोटल में लेना पड़ेगा 5,32,500, सॉरी 5,32,450 प्लस 10,70,000 और 16,02,450, ये आपका टोटल आएगा 16,02,450। 16,02,450 में से सारी चीज माइनस करते हैं अब। 137,500 माइनस 65,000 माइनस 18,000 माइनस 1,750 माइनस 6,000 माइनस 12 लाख माइनस 3,650 माइनस 2,750 माइनस 36,000 माइनस 49,200 माइनस 24,500 माइनस 2,400, 55,700 आपका आंसर है इसका। ठीक है, 55,200 वुड बी योर आंसर, सॉरी 700। डन। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड खत्म हुआ। सेकंड मेथड यहाँ पे आते हैं। सेकंड मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, जो नॉर्मल चीजें होती है वही आती है। बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड में, टू ओपनिंग स्टॉक। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। इनवॉइस प्राइस पे दिया है ओपनिंग स्टॉक, जो जो ऊपर लिखा है ना वहां से स्टार्ट करो। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 137,500 ना, तो 137,500 लिख दो ओपनिंग स्टॉक इनर कॉलम में। उसके अंदर से लेस कर दो लोडिंग। सीधा लोडिंग आपको लेस ही कर देना है, कुछ करना ही नहीं है। लोडिंग कितना किया था हमने, 27,500 किया था ना,
तो वो 27,500 माइनस करके आउटर कॉलम में लिख दो। सीधा लोडिंग माइनस करके लिखना है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब 1,10,000 रुपए का गुड्स है, ठीक है। हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं डेबिट पे, फिर डेबिट पे क्या लिखते हैं, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। आपको क्या करना है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट जो है ना, पहले गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट कितना था, 12 लाख। इनवॉइस प्राइस के सामने इनवॉइस प्राइस माइनस कर दो, ये वाला 12 लाख का गुड्स भेजा था, उसमें से 18,000 का इनवॉइस प्राइस का गुड्स वापस आ गया, वो कर सकते हैं। तो 12 लाख का गुड्स आपने भेजा था, वो लिखो कि 12 लाख का गुड्स आपने भेजा था, लेस रिटर्न। रिटर्न कितना आया, 18,000 रुपए का गुड्स रिटर्न आया। तो जो बचा वो लिख दो कि 12 लाख माइनस 18,000, तो 11,82,000 रुपीज। ये आपका इनवॉइस प्राइस, ये आपका इनवॉइस प्राइस है, इसके अंदर से लोडिंग लेस कर दो, लेस लोडिंग। लोडिंग क्यों लेस करना है भाई, लोडिंग तो लेस ही कर देंगे ना, कैसे लोडिंग लेस करेंगे, इन 225 डिवाइड बाई 125, सिंपल है। तो कितना आएगा, 236,400 माइनस कर दो 11,82,000 माइनस 236,400, 945,600, 945,600, ये आपका आ जाएगा। मैंने क्या किया, पहले इनवॉइस प्राइस दोनों कंसिडर की, जितना भेजा उसमें से जितना रिटर्न आया, जो बचा वो इनवॉइस प्राइस पे ही होगा ना, उसके अंदर से लोडिंग माइनस कर, सिंपल। अब क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखते हैं, बाय सेल्स। सेल्स में दोनों आएगा, कैश क्रेडिट एंड लेस सेल्स रिटर्न मत भूलना, सेल्स रिटर्न मत भूलना, ठीक है। कैश क्रेडिट, कैश सेल्स कितना था, यहाँ पे लिखा है कैश सेल्स, देख लो एग्जाम, 6,20,000 रुपीज का, तो कैश सेल्स 6,20,000 रुपीज लिख देता हूँ इनर कॉलम में। फिर क्रेडिट सेल्स हमने निकाला था, कितना था, ये रहा, डेटर अकाउंट की डेबिट पे मैंने क्रेडिट सेल्स निकाला था, देख लो 4,57,100, लिख दो 4,57,100 रुपीज है। फिर उसके अंदर से सेल्स रिटर्न माइनस, सेल्स में कभी भी लोडिंग ये सब नहीं आएगा, सीधा सीधा जो लिखा है वही। सेल्स रिटर्न कितना आया था, 12,000 रुपए का, ये रहा देखो सेल्स रिटर्न 12,000, तो माइनस कर दो सीधा 12,000, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 6,20,000 प्लस 4,57,100 माइनस 12,000 रुपए, 620 प्लस 4,57,100 प्लस माइनस 12,000 रुपीज, that would be 10,65,100। तो 10,65,100 रुपीज आउटर कॉलम में जाएंगे। अब क्लोजिंग, अब यहाँ पे एक और चीज भी आएगी, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड। गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था ना, तो वो जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था वो कितने का था, एक्चुअली तो वो 20,000 का था, पर यहाँ पे तो हम सारा कॉस्ट पे लिख रहे हैं, सारा कॉस्ट पे लिख रहे हैं, तो वो 20,000 की इनवॉइस प्राइस का जो गुड्स लॉस्ट हुआ था, वो गुड्स गया आपके पास से, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, हमने ऑलरेडी लिखा था कि उसका कॉस्ट प्राइस ये रहा, 16,000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है ना, 16,000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि हम तो यहाँ पे सारे कॉस्ट ही लिख रहे हैं, तो गुड्स जितना आया था, जितना है हमारे पास, वो डेबिट पे लिखते हैं, तो जितना चला गया वो क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा ना। तो गुड्स डिस्ट्रॉय भी हुआ, वो भी चला गया ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट पे लिख देते हैं कि भाई कॉस्ट पे ही लिखूंगा हाँ मैं, 16,000 का गुड्स चला गया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि 20,000 था, उसमें से 4,000 का लोडिंग था जो मैंने माइनस कर दिया। मुझे को सारे कॉस्ट पे ही लिखने हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कैसे लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस, सीधा सीधा इनवॉइस प्राइस ये रहा, इनवॉइस प्राइस 1,22,500, उसमें से हमने माइनस किया था 24,500। क्यों, लोडिंग माइनस करना पड़ेगा ना, तो 122,500, 122,500, 122,500 उसके अंदर से लेस लोडिंग, दैट वुड बी 24,500, 122,500 minus 24,500, that would be 98,000 rupees, 98,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। और कोई चीज नहीं बची। अब पीएनएल की बात करते हैं, जितने जितने खर्चे हैं सारे लिख देते हैं, टू एक्सपेंसेस, जितने जितने खर्चे हैं सारे लिख देते हैं। देखो सबसे पहले वेजिस का खर्चा लिखना है और कुछ नहीं करना है, हाँ खर्चे लिखना है तो ऊपर से स्टार्ट करना, जितना देखते जाओ, ऊपर से जो ट्रांजेक्शन हुए ना वहां से, ट्रांजेक्शन में यहाँ पे ये जितने भी खर्चे हैं ना, डिस्काउंट बेड डेट, डिस्काउंट बेड डेट भी एक खर्चा है, वो लिखना जरूरी है। तो टू डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया था हमने, 4,250 रुपए का डिस्काउंट दिया था, ये रहा। फिर उसके बाद बेड डेट, तो टू बेड डेट, जितने खर्चे पूरे लिखने, 3,350, हाँ जी भाई। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, पेटी कैश का एक्सपेंडिचर भी आता है,
पेटी कैश एक्सपेंस, हाँ पेटी कैश का सिर्फ एक्सपेंस लिखना है। एक्सपेंस कितना आया था, हमने पेटी कैश का अकाउंट बनाया था, ये रहा 3750। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस लिखना है ना, तो एक्सपेंस कितना किया था 3750, तो एक्सपेंस 3750 लिखना पड़ेगा। ओके, ये लिख दिया। फिर उसके बाद लिखो वेजिस, ये नीचे दिया हुआ है कि वेजिस का ये रहा 8000 रुपये पे किया, ठीक है 8000 रुपये लिख दो। देखो एक्चुअली वेजिस यहाँ पे नहीं आता, एक्चुअली वेजिस आता है ऊपर, वेजिस आएगा ऊपर, यहाँ पे ट्रेडिंग में आता है ना वेजिस, इसी वजह से मैं वेजिस ट्रेडिंग में लिख देता हूँ 8000 रुपये। डन है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सैलरी लिखते हैं। सैलरी में जब कभी भी, ये सैलरी है, कितना पे किया, 20,000 रुपये आपने पे किया। हम क्या करते हैं, फॉर्मेट के हिसाब से याद रख लेना, हम क्या करते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो भी हो करंट ईयर का वो प्लस करते हैं, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कोई भी हो तो वो माइनस करते हैं। सिंपल है। तो प्रीवियस ईयर का कोई भी हो तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, करंट ईयर के एंड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400 है। तो करंट ईयर के एंड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400 है, तो वो मैं प्लस करूंगा। एंड प्रीवियस ईयर के मतलब ओपनिंग में जो भी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, 3000 रुपये माइनस कर दूंगा, 3000 रुपये माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 प्लस 2400 माइनस 3000। आउटर कॉलम में मेरा आ जाएगा 19,400 का सैलरी जो इस साल का था। ठीक है, फिर उसके बाद रेंट आते हैं। रेंट में आपने हमने पे किया है 14,000, रेंट में हमने पे किया है 14,000 रुपीज। हम क्या करते हैं, प्रीपेड रेंट। अगर फॉर्मेट ना याद हो तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो भी याद कर लो क्या है। हम प्रीपेड रेंट होता है करंट ईयर का, प्रीपेड रेंट जो होता है, प्रीपेड करंट ईयर का वो माइनस करते हैं। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। हम माइनस करेंगे प्रीपेड करंट ईयर, करंट ईयर का प्रीपेड माइनस करेंगे एंड प्लस करेंगे प्रीपेड प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का प्रीपेड माइनस करना है, क्यों, क्योंकि भाई करंट ईयर में हमने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो करंट ईयर के लिए थोड़ी है, ठीक है। इसी वजह से आई होप सो आपको लॉजिक पता है इसका, इसी वजह से मैं तो सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। तो प्रीपेड करंट ईयर है एंड प्लस करेंगे प्रीपेड प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो करंट ईयर का प्रीपेड है क्या, तो करंट ईयर का प्रीपेड मतलब क्लोजिंग बैलेंस में देखो कि कोई प्रीपेड दिख रहा है, प्रीपेड रेंट नहीं दिख रहा है तो डैश कर दो। लेकिन प्रीवियस ईयर का प्रीपेड दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस में देखो प्रीपेड रेंट है 6,000, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस में लिखा है। तो ये प्लस है तो ये 20,000 आ जाएगा। डन है। चलो उसके बाद कौन सा खर्चा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना पे किया आपने, 7,200। पर हमने खुद ने निकाला था कि हमने प्रीपेड किया है, प्रीपे किया है, ये रहा, प्रीपे किया है इंश्योरेंस, ये रहा 1,800 रुपये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1,800 रुपये भी लिखने पड़ेंगे ना। तो ये 1,800 रुपये भी यहाँ पे करंट ईयर का प्रीपेड है। करंट ईयर का प्रीपेड हम क्या करते हैं, ये रहा देखो, माइनस करते हैं कोई भी खर्चे में से, तो माइनस प्रीपेड करंट ईयर का, तो 1,800 रुपये माइनस 7,200 माइनस 1,800, दैट वुड बी 5,400। ओके, ये 5,400 आ गया। ओके, चलो ये सारी चीजें हो गई, और एक डेप्रीशिएशन का खर्चा भी लिखना है, वो भी एक खर्चा है। डेप्रीशिएशन कितना था फर्नीचर अकाउंट में, ये रहा 3,600 रुपये का डेप्रीशिएशन। सारे खर्चे आ गए। डन, दैट्स इट। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब कर लेता है सब कुछ। चलो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 10,65,100 प्लस 16,000 प्लस 98,000, दैट वुड बी 11,79,100 माइनस 1,10,000 माइनस 9,45,600 minus 8,000, that would be 1,15,500। सॉरी, ये 1,15,500 है। जस्ट अ सेकेंड। ये लिख दिया मैंने, टू ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको। ये यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,15,500, यहाँ पे लिख देते हैं 1,15,500, 1,15,500, इसमें से लेस कर देते हैं सारी चीजें, लेस 4250 लेस
3350 less 3750 less 19,400 less 20,000 less 5,400 less 3,600 55,700. ठीक है, 55,700 would be your answer. Total net profit would be 55,700. डन है, हो गया सारी चीज. जस्ट अ सेकंड कंफर्मेशन कर लेता हूँ. 1,15,500 माइनस 4250 माइनस डन हो गया. आई होप सो आपको समझ आया सब. वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच वंस अगेन. देखो ये सम बहुत ही बड़ा था, ऐसा नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा सम आपको सही करना है, ऐसा है. जितना अटेंड कर पाओ उतना अच्छा है. ठीक है. तो ये ब्रांच अकाउंट है ना, ऑप्शन में भी शायद से निकल सकता है, ऐसा नहीं है, पर जितना सीख के जाओगे उतना अच्छा है. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग.